तो दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरी क्लास में। इसमें हमारी एक नॉर्दर्न प्लेन्स की सीरीज चल रही है दोस्तों, और इसमें मैंने 5 पार्ट पूरे कंप्लीट करते हैं दोस्तों। आज पार्ट नंबर 6 है। तो मुझे पूरी आशा है आपको नॉर्दर्न प्लेन्स पढ़ने में मज़ा आ रहा होगा। इससे पहले मैंने पूरा पेनिनसुलास प्लेटूज़ के डिफरेंट पार्ट बनाए। पार्ट 6 तक वो भी गया था, उसमें भी हमने बहुत सारी चीज़ें बारीकी से कवर करा, और इसमें भी हम नॉर्दर्न प्लेन्स को बारीकी से कवर कर रहे हैं, राइट। ओके, अभी हमने जिस तरीके से हमने यहाँ पर अभी नॉर्दर्न प्लेन्स को हमने पहले सबसे पहले कैटेगराइज करा। राजस्थान प्लेन, हरियाणा पंजाब हरियाणा प्लेन्स, गंगा प्लेन्स, ब्रह्मपुत्रा प्लेन्स, और हर प्लेन्स को हमने एक डिस्क्राइब वे में क्या पढ़ने की कोशिश करी। जैसे कि उसके बाद फिर हमने जो गंगा प्लेन्स को तोड़ने की कोशिश करी, जिसमें हमारा अपर गंगा प्लेन, मिडिल गंगा प्लेन, लोअर गंगा प्लेन्स, इन सभी के बारे में दोस्तों हमने पढ़ा। ठीक दोस्तों, इसके बाद हमने फिर पूरे के पूरे नॉर्दर्न प्लेन्स को नॉर्थ टू साउथ में बांटने की कोशिश करी। नॉर्थ टू साउथ में बांटने की कोशिश करी, जिसमें हमने बाबर, तराई, बांगर और खादर, इस तरीके से हमने इसे हर एक पार्ट को पढ़ा। एलुवियल प्लेन्स के बारे में जाना। एलुवियल प्लेन्स के 2 टाइप होते हैं, बांगर प्लेन्स और खादर प्लेन्स। ओके दोस्तों, डेल्टा प्लेन्स के बारे में पढ़ा दोस्तों हमने इससे पहले। ओके राइट। और फिर अब आए थे हम दोस्तों इरोजनल और डिपोजिशनल एक्टिविटी। और इरोजनल और डिपोजिशनल एक्टिविटी दोस्तों हम इसलिए पढ़ रहे थे क्योंकि नॉर्दर्न प्लेन्स में हमें मालूम है कि यहाँ पर हमें नदियों का क्या है कि काफ़ी ज़्यादा मात्रा में बहाव देखने के लिए मिलता है। उनके द्वारा सेडिमेंट लाया जाता है, तब जाके ये नॉर्दर्न प्लेन्स क्रिएट होते हैं। तो जो नदियाँ केवल सेडिमेंट और मतलब कि नॉर्दर्न प्लेन्स को बनाने के लिए ही ज़रूरी नहीं है। नदियों ने बहुत सारे स्ट्रक्चर बनाए हुए हैं, बहुत सारे लैंड फॉर्म बनाए हुए हैं। तो हम एक तरीके से नदियाँ यानी कि वाटर, तो वाटर को हम एक जियोमॉर्फिक एजेंट मान सकते हैं। जियोमॉर्फिक एजेंट उनको कहा जाता है जिनके अंदर एक कैपेबिलिटी है एक लैंड फॉर्म को क्या करना, क्रिएट करने की। लैंड फॉर्म को क्रिएट करना और लैंड फॉर्म को क्या करना, डिस्ट्रैक्ट करना यानी कि नष्ट करना, ये सारा एक कैपेबिलिटी होता है जियोमॉर्फिक एजेंट में। तो जियोमॉर्फिक एजेंट में आपके पास वाटर भी आता है, आपके पास रिवर भी, एयर भी आती है, मतलब कि हवा, और इसके अलावा आपके पास ग्राउंड वाटर भी आ जाता है। ओके, तो इस तरीके से हम अब इन जियोमॉर्फिक एजेंट के बारे में पढ़ेंगे। इनसे क्या क्या लैंड फॉर्म बन रहे हैं इनके इरोजन के द्वारा, और इनके डिपोजिशन एक्टिविटी के माध्यम से। मतलब कि जब ये इरोजन एक्टिविटी कर रही हैं, जब ये काट रही हैं, तो उस टाइम पे कौन कौन से लैंड फॉर्म क्रिएट कर रही हैं, और जब ये क्या कर रही हैं, डिपोजिशनल एक्टिविटी कर रही हैं। ये जैसे कि वाटर है, तो वाटर क्या कर रहा है, कहीं क्या कर रहा है, इरोजन कर रहा। माउंटेन का क्या कर रहा है, इरोजन कर रहा, वहाँ से सिल्ट, क्ले और बहुत सारी चीज़ें लेके आ रहा है। तो वहाँ हमें वैलीज़ दिखाई दे रही, फिर उसके बाद हमें क्या मिल रही है, वहाँ से वैलीज़ देखने के लिए मिल रही हैं। तो बदले में क्या कर रही है, ये वाटर क्या कर रहा है, अपने साथ जो सेडिमेंट लाए था ना, उनको क्या नॉर्दर्न प्लेन में क्या कर रहा है, डिपॉजिट करता जा रहा है। तो बदले में हमें नॉर्दर्न प्लेन्स का फॉर्मेशन देखने के लिए मिल रहा है। तो इसी तरीके से दोस्तों हर जियोमॉर्फिक एजेंट क्या करता है, इरोजन और डिपोजिशन एक्टिविटी करता है, और डिफरेंट क्या करता है, लैंड फॉर्म का क्रिएशन करता है। अभी तक हमने ये भी पढ़ लिया है कि जो वाटर्स, जो रिवर्स होती हैं, उसकी तीन स्टेज होती हैं। एक होती है युवा स्टेज यानी कि यूथफुल स्टेज, एक होती है मैच्योर स्टेज होती है, ठीक है ना, मैच्योर स्टेज, और एक होती है ओल्ड स्टेज। तो इन तीनों ही स्टेजों में क्या होती है, नदियाँ क्या करती हैं, उनके अलग अलग हमें करेक्टरिस्टिक्स हमें देखने के लिए मिलते हैं। वो इन तीनों ही स्टेज में उनके द्वारा अलग अलग लैंड फॉर्म क्रिएट किए जाते हैं। जैसे कि अपनी जो यंग एज में वो क्या करती है, उस टाइम पे वी वैली का शेप बनाती है, क्योंकि उस टाइम पे उसके पास बहुत ज़्यादा स्पीड होती है, एनर्जी बहुत हाई होती है, उसके रास्ते में जो भी चीज़ें आती हैं उनको वो काटते हुए चली जाती है। तो वी वैली की शेप हमें वहाँ पर देखने के लिए मिलती है। जब वो मैच्योर स्टेज में आती है तो उसकी स्पीड बहुत कम हो जाती है। अब वो क्या करती है, डाउनवर्ड कटिंग ना करके लैटरल कटिंग करना शुरू कर देती है, जो कि हमने पिछली क्लास में पढ़ा था। जब वो लैटरल कटिंग कर रही होती है तो हमें मेंढर जैसे शेप देखने के लिए मिलता है। फिर जब वो ओल्ड स्टेज में जब वो आती है तो ओल्ड स्टेज में हमें डेल्टा शेप हमें देखने के लिए मिलता है। अब उसके पास क्योंकि इतनी कैपेबिलिटी नहीं है कि वो क्या कर सके, कि अब वो मतलब कि अपने और इरोजन एक्टिविटी को परफॉर्म कर सके, तो वो क्या करती है, अब वो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश ये करती है कि उसके पास जो भी मतलब कि बोल्डर पीबल्स होते हैं उस सब को क्या करती है, बिछाते हुए चली जाती है। क्योंकि अब उसके पास स्पीड ज़्यादा नहीं है। जब उसके पास स्पीड नहीं है तो वो क्या करेगी कि वो जो अपने साथ भारी भरकम जो बोल्डर पीबल्स अभी तक लेके हुए आ रही थी, अब वो उनको अपने साथ आगे नहीं लेके जा सकती है। तो फाइनली क्या करती है, वो उनको छोड़ते हुए चली जाती है, और एक डेल्टा का क्रिएशन हमें देखने के लिए मिलता है। तो आज से दोस्तों हम अब इरोजनल लैंड फॉर्म के बारे में पढ़ेंगे कि वाटर यानी कि नदियाँ किस तरीके से
कौन कौन से इरोजनल लैंड फॉर्म बनाती है, ठीक है ना, और हम इनको बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। ओके, तो पहला है दोस्तों वैली। तो वैली है, तो वैली यानी कि घाटियाँ, ठीक है ना। तो ये घाटियाँ भी क्या है, एक इरोजनल लैंड फॉर्म है। और ये इरोजनल लैंड फॉर्म, ये वैली हमें कहाँ देखने के लिए मिलेगी, जब नदी की क्या होगी, एक यूथफुल स्टेज होगी, यानी कि नई नदी क्या होगी, एक युवा स्टेज में होगी। नदी का जहाँ ओरिजिनेटिंग पॉइंट होगा, तो ये ओरिजिनेटिंग पॉइंट हमें कहाँ देखने के लिए मिलता है, माउंटेन में देखने के लिए मिलता है। तो वहाँ हमें वैलीज भी देखने के लिए मिलती हैं। जैसे कि अगर आपको अच्छे से याद है, अलकनंदा और जो आपकी भागीरथी, जो कि उत्तराखंड में 2 नदियाँ बहती हैं, ये कहीं ना कहीं क्या है, बहुत डीप वैलीज में बहती हैं, बहुत डीप वैलीज में बहती हैं, है ना। आप इसको जीके में भी पढ़ोगे, डीप वैलीज में बहती हैं ये दोनों की दोनों नदियाँ, क्योंकि इन दोनों नदियों ने क्या करा है, समय के साथ साथ क्या करा है, काटते हुए इरोजनल एक्टिविटी को परफॉर्म करते हुए आ रही हैं। और ये आज नहीं, ये करोड़ों सालों से करते हुए आ रही हैं। तब जाके क्या है, आज हमें वो वैलीज हमें देखने के लिए मिली जिनमें ये बहती हैं, ठीक है ना। तो चलो हम पढ़ते हैं। डिपेंडिंग अपॉन डायमेंशन एंड शेप्स मैनी टाइप ऑफ वैलीज लाइक वी वैलीज, वी वैलीज, वैली, गॉर्ज एंड कैनियंस, है ना। तो हमें वी वैली हो गया, या गॉर्ज हो गया, या कैनियन हो गया, ये सब हमें क्या, ये हमें सब इरोजनल एक्टिविटी ऑफ वाटर तो से हमें ये सारी चीज़ें मिलती हैं, ठीक है ना। तो अब इसने कहा गॉर्ज क्या होती है, गॉर्ज क्या होती है, एक डीप वैली होता है विद वेरी स्टीफ, है ना, टू अ स्ट्रेट साइड, एंड कैनियन इज एन कैरेक्टराइज्ड बाय अ स्टीप स्टेप लाइक साइड स्लोप एंड मे बी एज अ डीप एज गॉर्ज, ठीक है ना। तो इसको हम दोस्तों सबसे पहले हम एक बाई डायग्राम के माध्यम से समझेंगे, ताकि आपको ये आसानी से ये चीज़ें क्या आ जाएंगी, समझ में आ जाएगी दोस्तों, ठीक है ना। तो इसने कहा यहाँ पर एक गॉर्ज होता है, एक कैनियन होता है। तो गॉर्ज क्या होता है, उसका अगर आप देखोगे जो गॉर्ज होता है ना, उसका बॉटम से लेके और उसके टॉप तक, उसमें क्या होती है, हाइट क्या होती है, सेम होती है, हाइट सेम होती है। वहीं जो कैनियन होता है ना, उसमें क्या होता है, एक टेरेस यानी कि स्टेप बाय स्टेप उसमें कटिंग होती है, लेकिन उसकी हाइट भी क्या होती है, गॉर्ज के बराबर ही होती है, लगभग गॉर्ज के बराबर ही होती है। लेकिन उसमें जो कटिंग होती है ना दोस्तों, उसमें जो कटिंग होती है वो स्टेप के समान होती है, मतलब एक सीढ़ी के आकार में आपको वो चीज़ें आपको देखने के लिए मिलेगी, राइट। ओके, तो हम इसको देखते हैं बाई डायग्राम के माध्यम से हम इसको हमने अभी पढ़ा एक वी वैली, फिर उसके बाद हमने पढ़ा दोस्तों गॉर्ज, राइट, गॉर्ज एंड कैनियन, ये 3 चीज़ें पढ़ी दोस्तों हमने, ठीक है ना, वी वैली, गॉर्ज एंड कैनियन। तो वी वैली के बारे में दोस्तों मैंने पिछली क्लास में आपसे डिटेल में इसमें चर्चा करी कि वी वैली का क्रिएशन कैसे हुआ। आप मेरी पिछली क्लास में इस चीज़ को देखिए, ठीक दोस्तों। यहाँ पर हम गॉर्ज के बारे में पढ़ेंगे। गॉर्ज, तो देखो गॉर्ज दोस्तों ये है, इनके बीच में क्या है, आपको जो ये गैप दिख रहा है, इनके बीच में गैप है, और इधर की साइड भी क्या है, हार्ड रॉक है, और दूसरी साइड भी क्या है, एक हार्ड रॉक है, ठीक है ना। तो अब आप ये देखो, ये दोनों की तरफ जो ये क्या है, हार्ड रॉक है, इनमें देखो एक तो इन दोनों की हाइट क्या सेम है, इन दोनों की जो हाइट है ऊपर से लेकर नीचे तक क्या है, सेम है, राइट दोस्तों, ये हाइट सेम है, ओके। और दूसरी चीज़ क्या है दोस्तों, इन दोनों के बीच में जो विड्थ है, जो गैप है ना दोस्तों, वो भी आपको कहीं ना कहीं क्या इक्वल देखने के लिए मिल रही है, राइट। इसी को ही दोस्तों क्या कहा जाता है, गॉर्ज शेप कहा जाता है, ठीक है ना। और ये देखो जो वैली ऑफ कावेरी रिवर है दोस्तों, उसमें ये बना हुआ है दोस्तों, ठीक है, तमिलनाडु में पड़ता है ये, ठीक है ना। तो आपको ये गॉर्ज का एक पिक्चर के माध्यम से समझाना जरूरी था, ठीक है ना। अब मैं आपको दोस्तों कैनियन समझाने की कोशिश करूंगा, कैनियन, ठीक है। देखो दोस्तों ये कैनियन है, ओके राइट। तो कैनियन को भी कैनियन कैसा होता है, कैनियन एक स्टेप मतलब सीढ़ी नुमा टाइप का। आप ये देखिए, यहाँ पर आपका इतना, फिर ये इतना गया, फिर ऊपर उठा, फिर इतना, फिर ऊपर उठा, फिर तो ये देखिए ये कैसा है, एक स्टेप सीढ़ी नुमा टाइप की इसकी क्या हुई है, इस हार्ड रॉक की क्या हुई है, कटिंग हुई है, ठीक है ना। सीढ़ी नुमा टाइप की इसके हार्ड रॉक की कटिंग हुई है दोस्तों, ठीक है ना। और आप इसको देखोगे ना, ये जब ये क्या होता है, इसकी जो हाइट होती है ना दोस्तों, ये भी क्या होती है, लगभग किसके बराबर होती है, गॉर्ज के बराबर इसकी हाइट होती है, लगभग उतनी ही हाइट होती है दोस्तों इसकी, ठीक है ना। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। बट इसका शेप कैसा है, आपको इसके शेप आपको दिखाई देगा स्टेप नुमा, और ये है कैसा, स्टीप है, स्टीप स्लोप है दोस्तों, इसका स्टीप स्लोप है, लेकिन कैसा स्ट्रक्चर है, स्टेप्स यानी कि सीढ़ी नुमा टाइप का इसका एक स्ट्रक्चर हमें देखने के लिए मिलेगा, राइट दोस्तों। इसको नदियों ने इसी तरीके से क्या काटते हुए चली गई दोस्तों। और ये आपको कहाँ पर दिखाई देगा, कोलोराडो इन यूएसए में, ठीक है ना, कोलोराडो इन यूएसए, राइट।
तो इस तरीके का यहाँ पर ये स्ट्रक्चर बना हुआ है दोस्तों। इसको हम बोलते हैं क्या, इसको बोलते हैं दोस्तों कैनियन। ये क्या है, अपने आप में कैनियन है, ठीक, इसको याद रखना। ओके, अब हम आगे बढ़ेंगे दोस्तों। अब आता है आपका पोथल्स। पोथल्स क्या होता है दोस्तों? पोथल्स जैसे नाम से ही ये लग रहा है, पोथल्स यानी कि छोटे छोटे पेबल्स, है ना, पेबल्स, बोल्डर, उनके द्वारा क्या है, ये पोथल्स टाइप का शेप हमें देखने के लिए मिलेगा, राइट। ये किसके द्वारा बनाया गया है? एक रनिंग वाटर के द्वारा बनाया गया है, ठीक है। वंस अ स्मॉल एंड शैलो डिप्रेशन, ठीक है, फॉर्म, pebbles and boulder get collected in those depression and get rotated by the flowing water, and consequently the depression grow in dimension. A series of such depression eventually join and the stream valley get deepened, ठीक है। इसको एक बाई डायग्राम से समझने की कोशिश करेंगे तो ये भी समझ में आ जाएगा दोस्तों, ठीक है। ये दोस्तों यहाँ पर माना क्या है यार, ये इस तरीके से एक नदी बह रही है, राइट, ओके, नदी बह रही है, ओके। अब इस नदी के एक बीच पड़ाव में क्या है, छोटा सा क्या है, गड्ढा है। कहीं पर इस नदी के धरातल पे क्या, एक छोटा सा क्या है, गड्ढा है, राइट। अब क्या है, जब इसके ऊपर क्या पानी फ्लो हो रहा है, ठीक है, यहाँ पानी फ्लो हो रहा है, राइट, लेकिन इस नदी के जो बेस में ना एक छोटा सा क्या है, हल्का सा छोटा सा गड्ढा है, राइट, ओके दोस्तों। अब ये नदी अपने साथ क्या करती है, बोल्डर, पीबल्स, ये सभी लेकर के आती हैं, इतना आपको मालूम है, ठीक है। ये सभी चीज़ें अपने साथ लेके आती है। तो कुछ बोल्डर, पीबल्स इस गड्ढे में क्या होते हैं, समय के अकॉर्डिंग क्या होते हैं, यहाँ पर क्या हो जाते हैं, ट्रैप हो जाते हैं, फंस जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने एक छोटे डायग्राम से देखो कैसे समझा इसे, कि जब ये छोटे बोल्डर क्या होते हैं, छोटे बोल्डर पीबल्स जो होते हैं इस गड्ढे में फंस जाते हैं, तो वो क्या करते हैं, वो रोटेट होना शुरू हो जाते हैं। इन छोटे छोटे गड्ढों में क्या होने लग जाते हैं, रोटेट होना शुरू कर देते हैं, वो अपने आप को रोटेट करते हैं। अब जब वो रोटेट करेंगे तो जो लैंड फॉर्म है, जो बेस है, नदी का जो बेस है, उसको क्या करेंगे, ये इरोड करना शुरू कर देंगे। और इरोड करने से क्या होगा, वो जो छोटे छोटे गड्ढे थे ना, वो क्या होने लग जाएंगे, चौड़े, उनका शेप, उनका जो वाइड है, विड्थ है, वो क्या होने लग जाएगा, बढ़ना शुरू हो जाएगा। और ये धीरे धीरे क्या हो जाएंगे, यहाँ और ज़्यादा क्या होंगे, बोल्डर एंड पीबल्स क्या होते जाएंगे, कलेक्ट होते जाएंगे। और ये क्या करते जाएंगे, इसको और ज़्यादा क्या इरोड करते हुए चले जाएंगे। और इरोड करने से क्या होगा, ये और ज़्यादा क्या हो जाएगा, विड्थ में बहुत ज़्यादा चौड़ा हो जाएगा। इसी को ही दोस्त पोथल्स कहा जाता है, ठीक है ना। द प्रोसेस कंटिन्यूइंग डीपिंग एंड इनलार्जिंग द पोथल्स, ठीक है ना। तो इस तरीके से दोस्तों यही, और यहाँ पर एक लाइन लिखी देखो दोस्तों, ए सीरीज ऑफ सच डिप्रेशन इवेंचुअली ज्वाइन। ये, और जब इस तरीके से क्या होती हैं कि ये सारी चीज़ें जो ये अलग अलग जगह में आपको ये मतलब कि इस जगह जगह में जो आपको डिप्रेशन देखने के लिए मिला, जहाँ पर कंकड़ पत्थर नीचे गया, उसके अंदर वो रोटेट हुआ, रोटेट होने से वो चौड़ा हुआ, ठीक है, विड्थ उसकी बड़ी। और ऐसे एक ही जगह में नहीं, ऐसी बहुत सारी जगह में, मतलब कि जो पानी की जो सरफेस है, लैंड सरफेस है, उसके डिफरेंट लोकेशन में ये सारी एक्टिविटी अलग अलग जगह में हो रही हैं। और जब ये क्या होती हैं, इतने चौड़े होते जाते हैं, धीरे धीरे करके ये आपस में क्या हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम ये देखते हैं कि जो नदी जिस बेस में क्या बह रही थी, वो बेस क्या हो जाएगा, एक टाइम के बाद गहरा हो जाएगा, क्योंकि वो सारे के सारे क्या होंगे, वो सारे के सारे पोथल्स क्या होंगे, आपस में क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। और जब वो आपस में जुड़ जाएंगे दोस्तों, तो ये क्या होगी, जो नदी का जो बेस था, कल तक जो ऊपर था नदी का बेस, अब वो नदी का बेस नीचे आ जाएगा, नदी क्या हो जाएगी, नीचे, और नीचे उसका लेवल आ जाएगा दोस्तों। तो इतना ही मेरे हिसाब से आपको ये चीज़ समझ में आ रही है दोस्तों, ठीक है। अब आता है आपका प्लंज पूल्स हमें ज़्यादातर कहाँ पर देखने के लिए मिलता है दोस्तों, प्लंज पूल जो आपका वाटरफॉल्स होता है ना दोस्तों, उसके हमें बेस में, उसके जो बेस होता है उसमें हमें प्लंज पूल देखने के लिए मिलता है। एक्चुअल में होता क्या है कि नदियाँ, एक मैं डायग्राम के माध्यम से आपको इस चीज़ समझाना चाहूँगा दोस्तों, ठीक है, तो आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगी दोस्तों, ठीक है ना। देखो ये है आपका एक डायग्राम, राइट। एक्चुअल में क्या है, ये देखिए दोस्तों, ये है प्लंज पूल। एक्चुअल में क्या है कि नदी क्या है कि जब क्या है, ये वाटरफॉल्स है, राइट, ये क्या है आपका वाटरफॉल है, राइट, वाटरफॉल है, ठीक है, सॉरी वाटरफॉल है, राइट। अब क्या है दोस्तों कि नदी क्या है कि इस वाटर, ये जो आपका वाटर ऊपर जो फ्लो हो रहा है, इस सरफेस में जो बह रही है नदी, अभी जब नदी क्या करेगी, जब डाउन
डाउनवर्ड क्या करेगी, मूव करेगी, डाउनवर्ड मूव करेगी, तो अपने साथ जो अपने साथ ये क्या लेके आ रही है, बोल्डर है ना, या फिर जो क्या कंकड़ पत्थर लेके आ रही है अपने साथ, पेबल्स लेके आ रही है अपने साथ में, ठीक है ना, वो क्या करेंगे, वो इसके साथ नीचे डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करेंगे। अब क्योंकि आपको मालूम है कि जो नदी है जब क्या करती है, ऊपर से नीचे की तरफ गिरती है, तो उसमें आपको मालूम है उसकी क्या होती है, पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, बहुत ज़्यादा क्या होती है, हाई होती है। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है उसकी, बहुत हाई होती है, राइट। तो जो बोल्डर पेबल्स जब नीचे गिरेंगे ना, उनके पास बहुत अच्छी मात्रा में क्या होगी, एनर्जी होगी। और जब वो धरातल, जब वो नीचे वाला जो बॉटम है, नीचे वाले बॉटम सरफेस से जब वो टकराएंगे ना, तो उस नीचे वाले बॉटम सरफेस को सबसे ज़्यादा क्या करेंगे, लॉस करेंगे, यानी कि हिट करेंगे। और हिट करने से क्या होगा, वो नीचे वाला जो बेस है ना, वो क्या करे होगा, इरोड होगा। और इरोड होने से आप देखोगे कि वो ज़्यादा और गहरा क्या होता जा रहा है, डीप होता जा रहा है, वो कटता चला जा रहा है, वो और ज़्यादा कटता चला जाएगा। तो इसी को ही दोस्तों क्या कहा जाता है, प्लंज पूल्स कहा जाता है दोस्तों। तो मैंने आपको पूरी जो वहाँ पर लिखा हुआ था उसको एक बाय डायग्राम के माध्यम से समझा दिया। इसमें यही लिखा हुआ, इसमें इससे अलग कुछ लिखा नहीं है, आप इसको एक बार पढ़ सकते हो, ठीक है ना। अब आता है आपको दोस्तों मीएंडर्स। तो मीएंडर्स क्या होता है दोस्तों, तो जो मीएंडर होता है दोस्तों ना, ये आपका मतलब कि इरोजन और डिपोजिशन, मतलब कि नदी का क्या है, इरोजन और डिपोजिशन एक्टिविटी, जब दो नदियाँ दोनों एक्टिविटी एक साथ करती तब जाके आपका मीएंडर बनता है दोस्तों, ठीक है ना। और ये मीएंडर कहाँ बनेंगे दोस्तों आपके, ये मैंने पिछली क्लास में जाना, मैंने आपको वहाँ पर बताया हुआ है। मीएंडर आपके बनते हैं प्लेन्स में, न कि कहाँ हिली रीजन में नहीं बनते हैं या माउंटेन रीजन में नहीं बनते हैं, ठीक है ना। क्योंकि माउंटेनिंग रीजन में क्या होता है दोस्तों, वहाँ पर डाउनवर्ड कटिंग ज़्यादा होती है। ये मैंने सब पिछली क्लास में बता रखा, डाउनवर्ड कटिंग और लैटरल कटिंग क्या होती है। तो डाउनवर्ड कटिंग ज़्यादा होने से नदी को फैलने के लिए जगह नहीं मिलती है, नदी की स्पीड बहुत फास्ट होती है। और डाउनवर्ड कटिंग जब, क्योंकि उसके रास्ते में जो चीज़ें पड़ रही है उसको वो काटते चली जा रही है, उसको फैलने के लिए ज़्यादा जगह नहीं है, क्योंकि उसकी स्पीड बहुत फास्ट है, उसको फैलने के लिए ज़्यादा जगह वो नहीं मिल पा रही है। लेकिन वहीं जब वो प्लेन्स में आ जाती है दोस्तों, जब वो प्लेन्स में आती है तो उसकी स्पीड बहुत स्लो हो जाती है। और नदी की स्पीड जब स्लो हो जाएगी, क्योंकि अब उसके पास क्या नहीं है, स्पीड नहीं है अब यहाँ पर दोस्तों, तो वो फैलना शुरू कर देती है। और जब वो फैलना शुरू करती है तो एक क्या घुमावदार आकार में फैलती है दोस्तों, है ना, घुमावदार, जिसको हम मीएंडर कहते हैं इंग्लिश में, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर पहले हम इस चीज़ को एक बार समझ लेते हैं दोस्तों, ठीक है ना। बाय डायग्राम के माध्यम से हम इसको समझेंगे, फिर मैं आपको एक बार इसकी रीडिंग भी करा दूंगा दोस्तों, ठीक है ना। अब ये देखिए दोस्तों, ये है आपका मीएंडर शेप। ये कहाँ बनेगा दोस्तों, पहली चीज़ क्लियर रखना, प्लेन्स में बनते हैं ये मीएंडर शेप। ये देखिए, ये पूरा का पूरा क्या है, अपने आप में क्या है, एक मीएंडर शेप है। नदी क्या है, फैलते हुए चली जा रही है, नदी क्या है, फैलते हुए घूमते हुए, मतलब एक रिंग शेप में, जिसको हम मीएंडर कह रहे हैं, ऐसा शेप बनाते हुए चली जा रही है। इसकी एक खास बात क्या है दोस्तों, देखो, और कोई बोलेगा कि प्लेन्स में नदी, प्लेन्स में जो नदी क्या होती है, किस तरीके की कटिंग करती है, तो प्लेन्स में नदी क्या करती है, लैटरल कटिंग करती है, लैटरल कटिंग करती है, न कि डाउनवर्ड कटिंग करती है। लैटरल कटिंग क्यों करती है, क्योंकि यहाँ पर नदी को क्या होता है, स्प्रेड एरिया नदी के लिए क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है, नदी का स्प्रेड एरिया क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है। तो नदी क्या करती है, उस स्थिति में लैटरल कटिंग करती है। और लैटरल कटिंग करने से क्या होता है, नदी का हमें मीएंडर शेप हमें देखने के लिए मिलता है, राइट। ओके दोस्तों, इसी से ही बाद में क्या एक ऑक्सबोर लेक भी निकलती है। ऑक्सबोर लेक अभी इसी क्लास में मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। तो मीएंडर शेप की कुछ खास बातें हैं, वो आपको याद रखनी है दोस्तों, ठीक है ना। तो ये माना सपोज दैट ये मीएंडर है, राइट, इस तरीके से चल रही आ रही नदी, ठीक है ना। ओके, इसके साथ क्योंकि नदी है तो इसमें एक डबल लेयर में बना देता हूँ इसको, राइट। ओके, ठीक है। अब इसमें देखिए दोस्तों, जो ये नदी है ना दोस्तों, जो ये नदी है, राइट, ओके, तो ये माने नदी की डायरेक्शन इस तरीके से फ्लो हो रही है, राइट, ओके, इस तरीके से फ्लो हो रही नदी। तो ये जो नदी जब फ्लो हो रही है, राइट, ओके, तो नदी का क्या है, जो ये कर्व है ना, ये इंपॉर्टेंट पार्ट इंपॉर्टेंट पार्ट क्या करता है, रोल करता है, इनर पार्ट, ये सॉरी, ये जो कर्व वाला पार्ट है, तो इस कर्व वाले पार्ट के दो भाग हैं, एक तो इनर भाग है, इनर भाग ये वाला भाग है, राइट, और एक आउटर भाग है, ये आउटर भाग है, ठीक है। यहाँ पर भी इनर भाग ये है और आउटर भाग ये है, ठीक है ना। तो ये जो कर्व वाले भाग है ना, इनके दो पार्ट है, एक इनर और एक आउटर, ठीक है। तो जो इनर वाला पार्ट है ना दोस्तों, यहाँ पर क्या होता है मालूम है, यहाँ पर नदी की स्पीड क्या होगी, आप एक नॉर्मली अपने एजम्पशन लगाइए, अपने माइंड से सोचिए कि नदी का इनर वाले भाग में स्पीड ज़्यादा रहेगी कि आउटर वाले भाग में स्पीड ज़्यादा रहेगी। तो नदी जो बहती है ना, आउटर वाले भाग में नदी की स्पीड ज़्यादा फास्ट होती है, आउटर वाले भाग में क्या होती है, नदी की स्पीड ज़्यादा फास्ट होती है। और इनर वाले भाग में, जो इनर वाला भाग है, ये वाला भाग है दोस्तों, ठीक है, इसमें क्या होगी, नदी की स्पीड क्या होगी,
कम रहती है। ठीक है, तो जो ये इनर वाला भाग है दोस्तों, ये जो इनर वाला भाग है दोस्तों, इसमें नदी की स्पीड कम होने से, जैसे कि मुझे आपको पहले भी बताया है कि जहाँ पर नदी की स्पीड कम हो जाती है वहाँ पर नदी क्या करती है, डिपोजिशनल एक्टिविटी करती है। डिपोजिशन मतलब अपने साथ जो सेडिमेंट, क्ले, बोल्डर, पीवर्स लिखे हैं उनको यहाँ सब इकट्ठा करती चली जाएगी इनर वाले भाग में। ऐसे यहाँ भी करती जाएगी इनर वाले भाग में, ऐसे यहाँ पर भी करती चली जाएगी इनर वाले भाग में। ठीक है ना, इसी तरीके से यहाँ इनर वाले भाग में क्या करती जाएगी, कलेक्ट करती चली जाएगी। अब दूसरा आता है आउटर वाला भाग। तो जो कर्व के आउटर वाले भाग हैं, तो उन आउटर वाले भाग में क्या होती है, नदी की स्पीड हमेशा क्या होगी, फास्ट होगी। नदी की स्पीड जहाँ फास्ट होती है, आपको मालूम है वहाँ नदी क्या करेगी, इरोजनल एक्टिविटी करेगी। नदी क्या करती है, वहाँ पर इरोजनल एक्टिविटी करती रहती है। तो नदी क्या करती है, इस बाहर वाले भाग को क्या करती है, काटते चली जाती है। काटते चली जाती है नदी, इस बाहर वाले भाग को क्या काटेगी, और अंदर वाले भाग में क्या करेगी, डिपोजिशन करती चली जाएगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को आपको बहुत याद रखना है दोस्तों। ठीक है, अब जो इनर वाला जो भाग है ना, जो इसमें अब यहाँ पर देखिए ये डायग्राम, थोड़ा सा इस चीज़ को समझिए। यहाँ पर जहाँ पर मेरा पेन आया है, जहाँ पर ये रेड कलर का सर्कल मैंने मारा है, ठीक है, ये इनर भाग है। ओके, तो पहले क्या था, ये B1, B2, B3 क्या दिखा रहा है कि पहले B1 यहाँ तक क्या था, सेडिमेंट बिछाए, फिर B2 तक, पहले B1 तक सेडिमेंट बिछाए क्योंकि इनर भाग है तो यहाँ डिपोजिशन होगा, फिर B2 वाले भाग तक सेडिमेंट बिछाए, फिर B3 वाले भाग तक सेडिमेंट बिछा दे, लगातार सेडिमेंट बिछाते चली जा रही है। तो इसी को ही दोस्तों क्या कहा जाता है मालूम है, पॉइंट बार। अभी अगले टॉपिक में हम पॉइंट बार के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो जो पॉइंट बार है ना दोस्तों, ये मिएंडर में ही बनते हैं, और मिएंडर के जो कर्व का इनर साइड रहता है वहाँ पर ये पॉइंट बार आपको देखने के लिए मिलता है दोस्तों। वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। और दूसरा चीज़ देखो दोस्तों, ये पॉइंट बार के बारे में क्लियर हो गया। यहाँ पर भी देखो ये पॉइंट बार बन रहा है, और ऐसा नहीं कि पॉइंट बार इधर भी बनेंगे, ठीक है, इधर भी पॉइंट बार बन रहे हैं दोस्तों आपके, ठीक है ना। और ये देखिए यहाँ पर देखिए ये आउटर वाला भाग है दोस्तों, ये आउटर वाला भाग है जहाँ ये पेन चल रहा है। एक मिनट, मैं ब्लैक पेन चलाऊँ तो आपको थोड़ा समझ में आ जाएगी। ब्लैक पेन, ये वाला भाग देखिए दोस्तों। तो यहाँ क्या हो रहा है, इरोजन हो रहा है। यहाँ पर क्या हो रहा है दोस्तों, इरोजन हो रहा है दोस्तों, ठीक है ना। तो इस चीज़ को ध्यान में रखना। अब आता है ये ऑक्सबो लेक बनती कैसी है सर, ऑक्सबो लेक कैसी बनती है। तो ऑक्सबो लेक इस तरीके से बनती है कि एक चीज़ याद रखो, एक टाइम ऐसा था जब नदी क्या करती थी, नदी अपना जो नदी का जो घूम है, ठीक है ना, जो नदी ये जो रिंग बनाते हुए चली जा रही है, नदी का जो मिएंडर शेप है, एक टाइम में नदी का मिएंडर शेप में ये वाला पार्ट नहीं था। नदी का कौन सा वाला पार्ट था, नदी यहाँ से चलती थी और सीधे इस तरीके से घूमते हुए, और फिर ये शेप था नदी का, राइट। मतलब कि जो ये आज हमें जो अलग हुआ वाला पार्ट दिख रहा है हमें, ये वाला जो पार्ट हमें दिख रहा है, राइट दोस्तों, ये वाला जो पार्ट हमें दिख रहा है, कभी ये मिएंडर का हिस्सा था, ठीक है ना। इतना याद रखना, ये कभी मिएंडर का हिस्सा था दोस्तों। लेकिन आपको मालूम है कि समय के साथ साथ नदी क्या करती कोर्स को बदलती रहती है, नदी अपने मार्ग को बदलती है। तो एक ऐसा टाइम जब क्या हुआ इसमें, क्योंकि आपको मालूम है नदियों में क्या आते रहते, बाढ़ आती रहती है, फ्लड प्लेन्स नदी के बनते रहते हैं, ठीक है ना। तो नदियाँ क्या करती हैं, उस कारण क्या अपने रास्ते को क्या करती थी, बदल देती है। तो एक टाइम क्या होता है जब नदी क्या करती थी, नदी का ये जो अलग भाग है ये कभी नदी के साथ मिएंडर के साथ जुड़ा हुआ था, आज वो भाग क्या हो गया, नदी ने क्या करा, अपना कोर्स चेंज करा, एक नया रास्ता निकाला। और जो पुराना रास्ता था वो जिसमें मतलब कि नदी पहले फ्लो होती थी, वो अब उसमें क्या, अब हमारी नदी क्या नहीं हो रही, फ्लो नहीं हो रही है। तो वो जो अलग पार्ट है, जो अब एक रेजिडुअल पार्ट बच गया, वो एक ऑक्सबो लेक की तरह हमें देखने के लिए मिलता है। उसी को हम दोस्तों ऑक्सबो लेक कहते हैं, ठीक है ना। तो ये ऑक्सबो लेक हमें मिएंडर शेप से ही ड्राइव हुआ है, मतलब मिएंडर शेप से ही निकला है ये ऑक्सबो लेक, इतना याद रखना, ठीक है ना। तो अब हम दोस्तों अपने टॉपिक में चलते हैं। ओके, In the case of a steep gradient stream, lateral erosion on the side of the valley is not much when compared to the stream flowing on the low and gentle slope। देखो सिंपल सी बात है, जो लेटरल इरोजन है ना, लेटरल इरोजन आपको वैली में नहीं दिखाई देगा, वैलीज में आपको क्या दिखाई देगा, डाउनवर्ड कटिंग दिखाई देगी। वहाँ लेटरल कटिंग कहाँ दिखाई देगी, लेटरल कटिंग आपको जेंटल स्लोप में आपको दिखाई देगी। यहाँ पर यही कहना चाह रहे हैं, जेंटल स्लोप कहाँ मिलता है हमें, जो प्लेन्स हैं, ठीक है, तो वहीं हमको मिएंडर हमें देखने के लिए मिलता है। मिएंडर आर द रिजल्ट ऑफ अ बोथ इरोजनल एंड डिपोजिशनल एक्टिविटी। देखा आपने इरोजन कहाँ हो रहा है, डिपोजिशन कहाँ हो रहा है, इरोजन कहाँ हो रहा है, उसका इरोजन हो रहा था उसका आउटर लेयर, मतलब कि आउटर जो साइड था, और इनर साइड में डिपोजिशन एक्टिविटी हो रही थी। फिर कहा इरोजन
अकर ऑन द आउटर बैंक ऑफ द मेंडर बैंड वेयर द वाटर फ्लो इज अ फास्टर, ठीक है, एंड दिस साइड इज कॉल्ड है ना कट बैंक। आपको ये भी याद रखना, कट बैंक किसको कहा जाता है, मेंडर के कट बैंक हम आउटर साइड को कहते हैं। अफ्रीका डिपोजिशन अकर ऑन द इनर बैंक ऑफ द बैंड, है ना, ये मैंने आपको बता दिया है। वेयर द वाटर फ्लो इज स्लोअर, ठीक है, जहाँ पानी क्या धीमी गति से बहता है। दिस फॉर्म अ पॉइंट वार और स्लिप ऑफ स्लोप, तो उस पॉइंट वार जो मैंने आपको बताया पॉइंट वार इनर साइड में बनता है, ठीक है ना, उसको हम क्या कहते हैं, स्लिप ऑफ स्लोप भी कहा जाता है, उसे स्लिप ऑफ स्लोप भी कहा जाता है। अब आता है दोस्तों रिवर टेरेस। तो रिवर टेरेस मैंने आपको पिछली क्लासेस में बताया इसके बारे में कि रिवर टेरेसेस में किस तरीके से नदी इस तरीके के स्ट्रक्चर को लेकर के आती है। फिर भी एक बार मैं इसको बाई डायग्राम के माध्यम से आपको समझाना चाहूँगा दोस्तों, ठीक है ना। पहले एक डायग्राम से समझ लीजिए, फिर आपके लिए ये आसान रहेगा, ठीक है ना। आप ये चीज़ देखिए, ये रिवर टेरेस का फॉर्मेशन है, ये पेयर है अनपेयर है, ये अलग चीज़ है। पेयर अनपेयर अभी थोड़ी देर में समझा देंगे, ठीक है ना। तो आप एक चीज़ देखिए कि ये क्या है, माना ये फर्स्ट लेयर है, राइट, ये क्या है, फर्स्ट लेयर है, राइट, ओके, ये फर्स्ट लेयर है। ये कौन सी वाली, ये वाली लेयर क्या सेकंड है, ठीक है, और ये कौन सी लेयर है, ये है इसकी थर्ड लेयर है, ठीक है, और ये सबसे नीचे ये वाली कौन सी फोर्थ लेयर है, राइट, ओके, फोर्थ लेयर है। तो आप ये चीज़ देखिए, जो ये क्या है एक्चुअल में, ये यहाँ पानी बह रहा है ना, ये घाटी, ये ऐसा मान के चलो ये प्लेन्स हैं, इस तरीके से ये प्लेन्स है, प्लेन एरिया है, और इसके ऊपर क्या हो रहा है, वाटर फ्लो हो रहा है, इतना याद रखो, ये वाटर फ्लो हो रहा है, राइट, ओके। और ये जो प्लेन्स में है ना, प्लेन्स, इन प्लेन्स में ही हमें क्या स्ट्रक्चर नुमा टेरेस टाइप का हमें स्ट्रक्चर हमें देखने के लिए मिलेगा, राइट, ओके। ऐसे करके मैं ये पिक्चर एक्चुअल में ना 3D में ज़्यादा बढ़िया दिखती, अब ये 2D है तो आपको ये ज़्यादा समझ में नहीं आ रहा होगा, ठीक है ना, लेकिन फिर भी मैं समझाने की पूरी कोशिश करूँगा दोस्तों कि ये बना कैसे है, ठीक है ना। इसको देखिए दोस्तों, ये है आपका, पिछली क्लास में भी मैंने आपको अच्छे से समझाया था, ठीक है, ये है दोस्तों, ठीक है। माना क्या है कि पहले नदी क्या है, इस लेवल में बहती थी, मतलब कि नदी प्लेन्स एरिया है, ठीक है, प्लेन्स एरिया, राइट, ओके। नदी पहले इस लेवल में बहती थी, ठीक है, तो ये लेवल 1 था, ये लेवल क्या आ गया 2 आ गया, और ये लेवल 3 आ गया, राइट, ओके, ओके ओके। तो नदी पहले लेवल 1 में बहती थी। अब आपको मालूम है कि जो नदी है ना, जब वो बहती रहेगी, ठीक है ना, बहती रहेगी तो अपने बेस को क्या करती रहेगी, बेस को बेस को कैसे काटेगी, क्वेश्चन है बेस को कैसे काटेगी। अभी थोड़ी देर पहले एक मैंने कॉन्सेप्ट बताया था, पोथल्स के बारे में बताया था, पोथल्स के बारे में बताया था कि वो अपने बेस को क्या होते हैं, कैसे काटते हैं ये, और बेस को काटने से ये पोथल्स फिर क्या होते हैं, आपस में जुड़ जाते हैं, और जुड़ने से क्या होता है, नदी की लेवल क्या हो जाता है, घट जाता है, नदी का लेवल क्या हो जाता है, घट जाता है। नदी का लेवल कहाँ से घटता है, ऊपर से घटता है, क्योंकि नदी नीचे नीचे और नीचे नीचे डाउनवर्ड डायरेक्शन में नीचे और नीचे आती जाती है नदी, और नीचे, ठीक है, नदी का जो डेप्थ है ना बहने का, वो और ज़्यादा बढ़ता चला जाता है, ठीक है। अब देखो क्या हुआ कि नदी क्या हुई, जब बह रही थी तो नदी ने अपने बेस को काटा हुआ, नदी ने अपने बेस को काटा, तो कल तक नदी यहाँ तक बहती थी, इस लेवल तक बहती, लेवल 4 तक। अब नदी क्या होगी, और नीचे आ जाएगी, और ये लेवल 5 एक नया लेवल बना देगी, लेवल 5। और जो जैसे ही लेवल 5 बनाया तो नदी ने, अब नदी में क्या होता है कि जो लेवल 1 में कल तक जो पानी बह रहा था, अब वो लेवल 1 में बहकर लेवल 2 में आ जाएगा वो पानी, वो लेवल 2 में आ जाएगा पानी। तो ऊपर का क्या हो गया, ऊपर तो अब पानी रहा नहीं, ऊपर तो कोई पानी रहा नहीं, अब लेवल 2 में आ गया पानी, क्योंकि नीचे क्या होता जा रहा है, लगातार नदी का डेप्थ बढ़ता चला जा रहा है, नदी नीचे अपने बेस को क्या करती जा रही है, इरोड करती चली जा रही है, इरोड करती चली जा रही है, ठीक है ना। फिर क्या हुआ, एक टाइम के बाद फिर क्या हुआ, नदी ने क्या करा, अपने बेस को और काटती चली गई, और काटती चली गई, और एक नया लेवल 6 नदी की क्या होती जा रही है, धीरे धीरे गहराई बढ़ती चली जा रही है। गहराई बढ़ती क्यों बढ़ती जा रही है, ये पोथल्स वाला कॉन्सेप्ट अभी थोड़ी देर पहले मैंने जो आपको बताया वही इसमें काम कर रहा है दोस्तों, ठीक है ना। तो अब आप देखो, जो कल तक नदी के लेवल 2 में बहती थी, अब नदी क्या आ जाएगी, लेवल 3 में आ जाएगी। तो आप ये देख रहे हो कि ऊपर से तो क्या होता जा रहा है, हमें एक क्या खाली स्ट्रक्चर हमें क्या अब हमें कैसे दिखाई देगा, इस तरीके से देखो दोस्तों, ये लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4, है ना, लेवल 5, ऐसा करके नीचे नीचे नदी आती जाएगी। अब हमें लेवल 2, अब हमें केवल नदी का स्तर यहाँ तक दिखाई देगा, यहाँ तो खाली हो गया पूरा का पूरा, और यहाँ पूरा नीचे पानी हमें दिखाई देगा दोस्तों, ठीक है ना। तो ये क्या, अब हमें ये क्या दिखाई दे रहे हैं दोस्तों, टेरेस टाइप का हमें स्ट्रक्चर हमें देखने के लिए मिल रहा है दोस्तों, राइट। तो यही तो इस तरीके से नदियाँ क्या करती, ये टेरेस स्ट्रक्चर को क्या कर रही होती हैं, क्रिएट कर रही होती है प्लेन्स में,
टेरेस स्ट्रक्चर को क्रिएट कर रही होती हैं। अब यहाँ पर एक पेयर टेरेस है, एक अनपेयर टेरेस। पेयर टेरेस मतलब क्या हो गया कि यहाँ पर नंबर ऑफ टेरेस इधर की साइड 1 2 3 4 और इधर नंबर ऑफ टेरेस 1 2 3 4 लेफ्ट इक्वल टू राइट, तो बराबर है, तो पेयर टेरेस बोला गया। अनपेयर टेरेस मतलब कि नंबर ऑफ है ना टेरेस इन अ लेफ्ट साइड इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ अ टेरेस इन अ राइट साइड। ठीक है, तो आप यहाँ देखो 1 2 3 और यहाँ पर क्या स्ट्रक्चर 1 2 3 4 मतलब एक्यूरेट नहीं है, क्लियर है। ओके, यहाँ का शेप देखो कैसे है और यहाँ का शेप बिल्कुल ओके है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें, तो ये पेयर टेरेस अनपेयर टेरेस ये तो कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि कैसे करके हमें एक टेरेस स्ट्रक्चर हमें देखने के लिए मिलता है। ठीक है ना, प्लेन्स में। ओके, अब ये देखिए पढ़ लेते हैं इसके बारे में भी। रिवर टेरेस आर बेसिकली प्रोडक्ट ऑफ इरोजन एज दे रिजल्ट ड्यू टू अ वर्टिकल इरोजन। इसने वर्टिकल इरोजन का, वर्टिकल इरोजन जिसको मैंने कहा बेस इरोजन, बेस में इरोजन हो रहा है ना, बेस में इरोजन हो रहा, कैसे हो रहा, वर्टिकली इरोजन हो रहा बाय द स्ट्रीम इनटू इट्स ऑन डिपोजिशनल फ्लड प्लेन्स। ठीक है ना, इसका डिपोजिशनल फ्लड प्लेन्स। ठीक है, अब आपको मालूम है कि भाई कि फ्लड प्लेन्स यानी कि एक चीज़ मैं आपको समझाना चाहूँगा दोस्तों, यहाँ पर देखिए, ये देखिए ना दोस्तों, यहाँ पर इसने कहा डिपोजिशनल फ्लड प्लेन्स। आप एक चीज़ देखिए, ये जो प्लेन्स है जिसमें क्या हो रही है, नदियाँ बह रही हैं, नदी बह रही है ना, इसमें नदी बह रही है, पूरी की पूरी नदी बह रही है। तो ये प्लेन्स ऐसे तो नहीं बनी होंगे ना, इन प्लेन्स को बनाया नदियों ने, एक टाइम में इनको तो नदियों ने बनाया होगा। और आज नदी क्या करती जा रही, उनको क्या करती जा रही, इरोड भी करती चली जा रही, काटती हुई चली जा रही। ठीक है ना, काटती हुई चली जा रही है। और वर्टिकल, इसने कहा वर्टिकल इरोजन कैसे हो रहा है, वर्टिकल इरोजन यानी कि ये चीज़ देखिए, नदी अपने बेस को काटती चली जा रही, नदी अब धीरे धीरे यहाँ पहुँचेगी, फिर एक टाइम के बाद नदी यहाँ पहुँचेगी। तो आप देखो ना, ये वर्टिकली तो काटती चली जा रही है, वर्टिकली तो काटती चली जा रही नदियाँ क्यों। और इसका जो क्या होती जा रही, इसका देखो ना लेवल घटता चला जा रहा है। लेवल कैसे घटता चला जा रहा है, वर्टिकली तो घटता चला जा रहा है लेवल। कल तक लेवल 1 था, आज लेवल 2 में आ गई, आज लेवल 3 में आ गई, तो वर्टिकली तो डिक्रीज हो रहा है लेवल। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझनी है दोस्तों। ठीक है ना, इसमें कुछ ऐसा अलग इसने दिया नहीं है। देयर कैन बी अ नंबर ऑफ सच टेरेसेस एट डिफरेंट हाइट इंडिकेटिंग फॉर्मर रिवर बेड लेवल्स। तो ये चीज़ समझ में आई कि ये कहना क्या चाह रहा है यहाँ, सॉरी। तो क्या हुआ इसमें, ये चीज़ देखिए दोस्तों कि अगर क्या है, अगर आज नदी यहाँ पर बह रही है, अगर आज नदी यहाँ बह रही है, ठीक है, तो ये क्या इंडिकेट कर रहे हैं उसके, ये इंडिकेट कर रहे हैं कि कभी नदी यहाँ पर भी बहती थी, उसके पुराने क्या है रिवर की फॉर्मर रिवर बेड्स लेवल्स हैं ये। ठीक है, तो ये बताते हैं कि नदियाँ कभी यहाँ भी बहती थी। इसमें इस लाइन में कुछ ऐसा अलग नहीं लिखा हुआ है। द रिवर टेरेसेस में अकर एट द सेम एलिवेशन ऑन आइदर साइड ऑफ द रिवर इन विच केस दे आर कॉल्ड अ पेयर टेरेस। ये मैंने आपको बता दिया। पेयर टेरेस किसको बोलते हैं, नंबर ऑफ है ना टेरेस इन लेफ्ट साइड एंड नंबर ऑफ ए टेरेस इन राइट साइड जब इक्वल हो जाते हैं तो उसे हम पेयर टेरेस कहते हैं। राइट, ओके। अब आता है एलुवियल प्लेन्स। एलुवियल फेंस क्या होते हैं, एलुवियल फेंस, इसको मैं पहले एक डायग्राम से समझाने की कोशिश करूंगा तो आपको ज़्यादा आसानी से ये चीज़ समझ में आ जाएगी। ठीक है, ये माउंटेन्स है, राइट, ओके दोस्तों, ये माउंटेन्स है। ठीक है, तो ये जो एलुवियल फेंस होते हैं ना, एलुवियल फेंस जो होते हैं, एलुवियल फेंस जो होते हैं दोस्तों, ये क्या होते हैं, ज़्यादातर आपको क्या माउंटेन और हिल्स के मतलब कि फुट में आपको देखने के लिए मिलेंगे, मतलब कि ये वाला जो एरिया यहाँ आपको देखने, क्योंकि जब नदियाँ क्या होती है ना दोस्तों, अपने साथ क्या लेके आती हैं, सेडिमेंट, क्ले, है ना, या फिर बोल्डर या पीबल्स लेके आती हैं, तो सारे के सारे क्या करती हैं, इन फुट हिल्स में क्या करती हैं, कलेक्ट कर रही होती है। जैसे कि इस डायग्राम में भी दिखाया गया, ये देखो, ये सारा का सारा क्या है दोस्तों, ये सारा का सारा क्या है, ये सारा का सारा एलुवियल फेंस है, एलुवियल फेंस है, राइट। इसमें क्या होगा, ये क्या है, ये माउंटेन रीजन है, ये माउंटेन रीजन है दोस्तों। ठीक है ना, तो यहाँ पर क्या है, इसमें क्या है, बहुत ज़्यादा मात्रा में क्या, सिल्ट है, क्ले है ना, सिल्ट है एंड बोल्डर पीबल्स है। ठीक है ना, अब आप ये भी देखोगे यहाँ पर कि जब यहाँ पर इनका क्या बहुत सारा क्या कलेक्शन हो जाता है, बहुत सारा ढेर हो जाता है, तो एक शंकु टाइप का स्ट्रक्चर बन जाता है। ये देखो, ये शंकु टाइप का ही स्ट्रक्चर है, एक शंकु यानी कि कोन टाइप का स्ट्रक्चर हमें देखने के लिए मिलता है, कोन टाइप का स्ट्रक्चर हमें देखने के लिए मिलता है। और आपको ये जान करके और हैरानी होगी यहाँ पर कि जो नदी, जो एक धारा ऊपर माउंटेन से आ रही थी, जैसे उसने ये एलुवियल फेंस जैसे ये नीचे बनाया, कोन टाइप का जो स्ट्रक्चर इसने अपने नीचे बनाया। ठीक है ना, और अब जैसे ही ये नदी क्या करेगी, ये जो एक सिंगल स्ट्रीम थी, जैसे इसके ऊपर बहेगी तो इसकी क्या होंगी, बहुत सारी डिस्ट्रीब्यूटरीज निकलना शुरू हो जाएंगी। डिस्ट्रीब्यूटरी मतलब ये अलग अलग क्या होंगी, इसकी धाराएं बनना शुरू हो जाएंगी, एक धारा यहाँ बह जाएगी, एक धारा यहाँ, एक धारा यहाँ। आप ये नॉर्मल एजम्पशन से भी आप को ये
फील हो जाएगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। क्योंकि आप किसी भी एक नदी की या एक छोटी सी नल की स्ट्रीम को आप एक कोन के ऊपर डालिए, तो कोन के ऊपर कैसे बहेगी, उसके अलग अलग क्या हो जाएंगी, ब्रांचेज हो जाएंगी। तो वही चीज़ हमें यहाँ पर भी देखने के लिए मिल रहा है दोस्तों, ठीक है ना। अच्छा, दूसरा चीज़ एक आता है ह्यूमिड एरिया, और एक आता है ड्राई, सॉरी हाँ, एक ड्राई एरिया आ गया और एक ह्यूमिड एरिया आ गया। ह्यूमिड जहाँ क्या होते हैं, अच्छी मात्रा में क्या होते रहती है, मतलब कि जहाँ प्रेसिपिटेशन अच्छा है, बारिश अच्छी होती रहती है। तो जब बारिश अच्छी हो रही होती है तो वो क्या करती है, जो ये आपका क्या है, जो ये आपका एलुवियल फेंस है, जो कि कौन टाइप का स्ट्रक्चर है जो, तो ये क्या करती है, जहाँ ह्यूमिड एरिया होते हैं ना दोस्तों, वहाँ पर क्या होती है, लगातार बारिश होते रहने से क्या ये कौन टाइप का स्ट्रक्चर नहीं बन पाता है वहाँ पर, क्योंकि अधिक मात्रा में बारिश हो रही है। तो अधिक मात्रा में जो बारिश हो रही है ना, तो इस जो एलुवियल फेंस में जो बोल्डर पेबल्स है ना दोस्तों, वो अधिक मात्रा में बारिश होने से वो पानी क्या करता है, उस बोल्डर पेबल्स को अपने साथ क्या बहा के लेके चला जाता है दोस्तों। तो जिसके कारण वहाँ पर क्या ये कौन टाइप का आपको एलुवियल फेंस आपको देखने के लिए कम मिलेगा। वहीं जो आपको ड्राई प्लेसेस होते हैं दोस्तों, वहाँ पर तो बारिश कम हो रही होती है, तो वहाँ पर हमें क्या ये कौन टाइप का एलुवियल फेंस हमें देखने के लिए मिलेगा। तो फाउंड कॉमनली एट द बेस ऑफ द माउंटेन और हिल्स, ये मैंने आपको बता दिया। वेयर स्ट्रीम फ्लो आउट फ्रॉम स्टीप स्लोप ऑन टू अ फ्लैटर प्लेन्स, तो फ्लैटर प्लेन्स सही कहा, जैसे ही नदी क्या करती है, स्टीप स्लो से जेंटल स्लोप की तरफ आती है। ये देखिए, आप एक डायग्राम बना रहा हूँ मैं आपको, ये माउंटेन जैसे नदी क्या स्टीप स्लोप से, और ये किस में आई, एक जेंटल स्लोप है ना, ये जेंटल स्लोप है, ये मतलब कि इसमें कोई स्लोप नहीं, जैसे इसमें आती है तो वहाँ पर ये यहाँ पर क्या बनते हैं आगे, जैसे कि यहाँ पर बन रहा है आपका एलुवियल फेंस, वही आपको कहना, ठीक है। अब ये क्या कहना चाह रहा है, द लोड बिकम टू हैवी फॉर द स्टीम, है ना, टू बी कैरिड ओवर अ जेंटल ग्रेनेड एंड गेट डंप्ड एंड स्प्रेड एज अ ब्रॉड लो टू हाई कोन शेप डिपोजिट कॉल्ड एलुवियल फेंस। देखो ऐसा कहना चाह रहा है, जो ये अपने साथ लोड को लेके आती है, जो कि बहुत ज़्यादा हैवी होता है, उसको ये क्या जेंटल जो स्लोप में ज़्यादा आगे तक क्या बहा के नहीं लेके जा सकती है, और फाइनली क्या कर देती है, डंप कर देती है, और ये क्या बनाती है, कोन शेप को क्रिएट करती है, जिसे हम क्या कहते हैं, एलुवियल फेन कहते हैं। इसमें यही कह रहा और कुछ अलग नहीं कह रहा। द फैन फॉर्म मैनी चैनल्स कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटरीज, आपको पता चल चुका है, जैसे बताया है कि नदियाँ इसके बाद जो मेन स्ट्रीम होती है ना, उसकी बहुत सारी क्या डिस्ट्रीब्यूटरीज, इस कोन के ऊपर, इस एलुवियल फेंस के ऊपर आपको देखने के लिए मिलेगी। एलुवियल फेन इन अ ह्यूमिड एरिया सो नॉर्मली ए लो कोन, जैसे कि मैंने आपको बताया कि क्यों ह्यूमिड एरिया में ऐसा होता है, क्योंकि वहाँ बारिश होती है, इसलिए वहाँ पर लो कोन हमें देखने के लिए मिलता है। वहीं क्या होता है, जो आपका क्या होता है, हाई कोन विद स्टीप स्लोप हमें कहाँ पर देखने के लिए मिलेगा, एरिड और सेमी एरिड रीजन में, मतलब कि जहाँ पर सूखा है, शुष्क रीजन है, वहाँ पर हमें देखने के लिए मिलेगा। अब आते हैं दोस्तों डेल्टा। तो डेल्टा आप देखिए, जो एलुवियल फेंस है और डेल्टा है, दोनों ही क्या हैं आपके एक जैसे ही, मतलब कि डिपोजिशन एक्टिविटी का कमाल है ना, नदी की डिपोजिशनल एक्टिविटी के कमाल है, लेकिन दोनों की लोकेशन क्या है, अलग अलग जगह में। एलुवियल फेंस कहाँ बने, एलुवियल फेंस तो बने जहाँ नदी ने क्या करा, जैसे माउंटेन रीजन से और जैसे ही प्लेन वाले रीजन में आई हो, तब जाके एलुवियल फेन बने, है ना। वही डेल्टा कहाँ बनेगा, डेल्टा बनेगा नदी का जो मुहाना होता है, नदी का मुहाना यानी कि नदी जो जब क्या होता है समुद्र में गिरने से पहले, है ना, जो वो अपने एक बोल्डर और पीबल्स को एक सीक्वेंस वाइज क्या करती जाती, स्प्रेड करती चली जाती, तब जाके डेल्टा वहाँ पर बनता है। ये सीक्वेंस वाइज क्या है, सीक्वेंस वाइज कहने का मतलब ये है कि वो क्या करती है, अपना पहले भारी सामान को छोड़ती है, भारी सामान यानी कि जो पहले भारी भरकम बोल्डर पीबल्स हैं, उसके बाद क्या करती है, वो हल्के बोल्डर पीबल्स को छोड़ती चली जाती है। ये देखे, एक बार इसको पढ़ लेते हैं। डेल्टा आर लाइक एलुवियल फेंस, है ना, बट डेवलप एट अ डिफरेंट लोकेशन, ये मैंने आपको बता दिया, ठीक है। डेल्टा कैसे, एलुवियल फेन ही है, लेकिन ये क्या डिफरेंट लोकेशन में क्या होते हैं, क्रिएट होते हैं। अनलाइक इन एलुवियल फेंस, द डिपोजिट मेकिंग अप डेल्टाज आर वेरी वेल सॉर्टेड विद क्लियर स्ट्रैटिफिकेशन। सही कहा, जो आपके जो डेल्टाज होते हैं ना, वो बिल्कुल एक अरेंजमेंट वे से बनते हैं। कैसे, पहले बोल्डर, हैवी बोल्डर आगे छोड़ेगा, फिर जो क्ले होगी, फिर जो आपकी सिल्ट होगी, उनको क्या करेगा, दूर समुद्र तक लेके चला जाएगा अपने साथ में। देखो, द हैवीएस्ट मटेरियल सेटल आउट फर्स्ट, है ना, एंड द फाइनर फ्रैक्शन लाइक सिल्ट एंड क्ले आर कैरिड आउट इनटू द सी। ठीक, ये भी समझ में आ गया। एज द डेल्टा ग्रो द रिवर डिस्ट्रीब्यूटरीज कंटिन्यू टू इंक्रीज इन लेंथ, है ना। तो आपको ये पता चल चुका है, जैसे कि पिछली क्लासेस में बताया कि जो डेल्टा ही रीजन होता है, वहाँ पर आपको इसकी
ट्राइब्यूटरीज तो कम दिखेंगी लेकिन डिस्ट्रीब्यूटरी ज़्यादा दिखाई देंगी, यानी कि इसकी सहायक नदियाँ कम हैं, वितरिकाएँ ज़्यादा हैं। इसके पीछे का कारण ये है कि नदी की स्पीड बहुत कम हो गई है। अब नदी अपने आप को क्या करती है, बहुत सारी ब्रांचेस में बांट देती है, तो इसी को ही क्या कहा जाता है, डेल्टा इसी रीजन से क्रिएट होता है। अच्छा, ये जो आपके बीच वाले जो एरियाज होते हैं वहाँ पर क्या होते हैं, बहुत सारी मात्रा में क्या हो जाता है, सेडिमेंट कलेक्ट हो जाता है। देखो ये नदी है, ये विशाल नदी आ रही थी और ये क्या हो गए, अलग अलग ब्रांचों में क्या हो गए, डिवाइड हो गए, जो कि यही समझाना चाह रहा है, ये अलग अलग ब्रांच। और उन ब्रांचों की भी अलग अलग ब्रांच, एक ब्रांच चले गए, फिर उस ब्रांच की भी अलग ब्रांच, फिर ये ब्रांच हो गया, फिर ये अलग अलग ब्रांचें क्रिएट हो। और जो बीच में है ना, ये सारा का सारा क्या, सेडिमेंट्स क्लेज जिन्होंने अपने साथ डिपोजिट कर, बहुत ही अच्छा लैंड होता है, फर्टाइल लैंड होता है। आपको यहाँ पर ये चीज़ ध्यान में रखनी है दोस्तों, ठीक है। अब आता है हमारा फ्लड प्लेन्स, नेचुरल लेवीज एंड पंडवार्स। तो फ्लड प्लेन्स क्या होते हैं, जैसे कि फ्लड प्लेन नाम ही है कि जब कभी बाढ़ आ जाती है नदियों में तो अपने साथ क्या करती है, पूरा का पूरा सेडिमेंट, पूरा का पूरा अवसाद क्या कर देती है, अपने मेन कोर्स से क्या करती है, काफ़ी लेफ्ट राइट क्या कर देती है, फैला देती है, ठीक है ना। और इस तरीके से जब वो एक बार बाढ़ आई तो उसने जब अपना इस तरीके से क्या करा, एक लेयर को क्या करा, एक मतलब सेडिमेंट की एक लेयर को क्या करा, बहुत बड़े भूभाग में फैला देती है, फिर नॉर्मल कोर्स में आ जाती है। फिर कुछ टाइम के बाद फिर दोबारा फ्लड प्लेन आता है, फिर वो फ्लड प्लेन्स क्या करता है, फिर सेडिमेंट लेके आता है, फिर वो क्या करती है, अपने लेफ्ट राइट बैंकों को तोड़ते हुए क्या करती है, नदी चारों तरफ फैल जाती है। फिर वो क्या करती है, एक सेडिमेंट की एक और लेयर पुरानी लेयर के ऊपर जमा कर देती है। और इस तरीके से जब वो लगातार रिपीटेशन, जब ये प्रक्रिया चल रही होती है तो एक उसी को ही जो हमारी लेयर पे लेयर जो सेडिमेंट की बनती चली जा रही है, राइट, तो उसी को ही फ्लड प्लेन कहा जाता है दोस्तों। फ्लड प्लेन्स एक टाइम के बाद वो इतनी मोटी लेयर हो जाती है जिसे हम क्या कहते हैं, फ्लड प्लेन्स कहते हैं, ठीक है। डिपोजिशन डेवलप अ फ्लड प्लेन जस्ट एज इरोजन मेक वैलीज। देखो ये कह रहा है कि भाई कि डिपोजिशन क्या करता है, फ्लड प्लेन को क्रिएट करता है, जैसे कि क्या है कि जस्ट एज इरोजन मेक अ वैली, जैसे कि इरोजन के द्वारा क्या होती है, वैलियाँ बनती है, डिपोजिशन के द्वारा क्या बनती है, फ्लड प्लेन्स बनते हैं। ड्यूरिंग फ्लड्स अ रिवर ओवरफ्लो इट्स बैंक एंड स्प्रेड आउट ओवर द सराउंडिंग लैंड्स। तो फ्लड के दौरान क्या होता है, नदियाँ क्या करती हैं, अपने बैंक को तोड़ देती हैं, जो अपने किनारों को तोड़ते हुए और क्या करती है, इसके चारों तरफ क्या हो जाती है, फैल जाती हैं। एज द वाटर स्प्रेड, जैसे पानी क्या होता है, फैलता है, इट लॉसेस स्पीड, अपने स्पीड को, जैसे ही पानी फैलेगा आपको मालूम है नदी की स्पीड घटेगी। नदी की जब तक स्पीड है ना, नदी बहुत उसके सामने जो भी चीज़ आ रही है उसको तोड़ते हुए चली जाएगी। लेकिन जैसे ही नदी की स्पीड घटी, नदी क्या करती है, अपना सारा डिपोजिशन करना शुरू कर देती है। कैसे, सेडिमेंट को डिपोजिशन करना शुरू कर देती है, सिल्ट और क्ले और बोल्डर पीबल जो भी है इसके पास में। और ओवर अ टाइम रिपीटेड फ्लडिंग बिल्ड अ थिक लेयर ऑफ अ सेडिमेंट, जैसे कि बता दिया मैंने आपको कि एक के बाद जब एक इस तरीके से फ्लड प्लेन्स, इस तरीके से जब क्या होती है, फ्लड्स आती रहती हैं नदियों में, और इस तरीके से वो सेडिमेंट को क्या करती रहती है, बार बार क्या करती रहती हैं, बिछाती रहती है ना, एक लंबे चौड़े भूभाग में। तो इस तरीके से वो जो हमारा फ्लैट एंड फर्टाइल प्लेन क्रिएट होता है उसी को हम क्या कहते हैं, फ्लड प्लेन कहते हैं दोस्तों, ठीक है ना। तो अब आता है नेचुरल लेवीज। नेचुरल लेवीज क्या होती है दोस्तों, नेचुरल लेवीज जैसे एक बार इसको पढ़ लो, एज अ रिवर फ्लड्स, ठीक है, इट डिपोजिट द heaviest sediment like sand and gravel closest to its bank. Over a time these deposits build up to form a raised embankment and called a natural levee. देखो होता क्या है कि फ्लड्स आया है ना, फ्लड्स आता है, नॉर्मल यू नो वेरी वेल अबाउट इट, ठीक है। तो आपको मालूम है नदी क्या करेगी, अपने बैंक को तो तोड़ेगी, आपको यू नो वेरी वेल अबाउट इट, बैंक को तोड़ेगी। लेकिन नदी के पास में क्या है, जो उसके पास में जो भारी भरकम बोल्डर और पीबल्स हैं दोस्तों, बोल्डर और पीबल्स हैं, ओके, तो वो बोल्डर और पीबल्स को सबसे पहले क्या करेगी, छोड़ेगी, क्योंकि वो बहुत भारी भरकम है। क्योंकि नदी को क्या करना है, आगे तक बहना है, और आगे तक बहना तभी पॉसिबल है जब नदी अपने साथ हल्का सामान, भारी सामान पहले छोड़ देगी और हल्के सामान उसके पास रहेगा, तभी जाके वो काफ़ी आगे तक जा सकती है। अगर वो भारी सामान को भी आगे तक अपने साथ लेके गई तो नदी आगे तक नहीं बह सकती, तो वो भारी सामान को पहले अपने छोड़ते चली जाती है, ठीक है ना। और ऐसा करने से दोस्तों क्या होता है कि एक तटबंध यानी कि जिसका नाम है एम्बैंकमेंट, जी ये कह रहा है, एक एम्बैंकमेंट क्या होता है, क्रिएट हो जाता है दोस्तों।
है ना। आपने देखा होगा नदियों के किनारे क्या होता है, जो तटबंध होते हैं, जो एम्बैंकमेंट होते हैं, जो नेचुरल टाइप के हैं, जो नदी ने बनाए हैं, न कि आदमी ने। आदमी भी बनाता है, आपको मालूम है, ह्यूमन मेड भी होते हैं, है ना। हम क्या करते हैं, बाढ़ों से अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए क्या करते हैं, नदी के दोनों तरफ क्या करते हैं, तटबंध बना देते हैं, एम्बैंकमेंट बना देते हैं। लेकिन कुछ तटबंध ऐसे होते हैं जो नदियाँ अपने से बनाती हैं नेचुरली। कैसे, जब बाढ़ आई तो अपने साथ जो बोल्डर पीबल्स, हैवी बोल्डर पीबल्स थे, उनको क्या करती है, अपने किनारे किनारे के कर जाती है, डिपॉजिट करती चली जाती है। और एक टाइम के बाद जैसे दोबारा बाढ़ आई, फिर दोबारा वो बोल्डर पीबल इकट्ठे होंगे, फिर दोबारा जितनी बार वो बाढ़ आएगी ना, वो हर बार क्या करती चली जाएगी, बोल्डर पीबल्स कलेक्ट करती चली जाएगी अपने किनारे किनारे पे, और इससे एक एम्बैंकमेंट, एक नेचुरल एम्बैंकमेंट क्रिएट हो जाएगा। ठीक है। देखो, और ये क्या होते हैं, लेवीज क्या होते हैं, आर हायर देन द फ्लड प्लेन्स। और ये लेवीज क्या हो जाते हैं, लेवीज क्या होते हैं ये, और ये जो तटबंध होते हैं ना, एक टाइम के बाद बहुत ज़्यादा हाई इनकी हाइट हो जाती है फ्लड प्लेन के कंपेयर में। फ्लड प्लेन क्या होते हैं, चौड़े समतल भूभाग, ठीक है ना। वहीं जो ये जो आपके बोल्डर पीबल्स की जो क्या एम्बैंकमेंट है, ये क्या होते हैं, इनकी हाइट ज़्यादा बढ़ जाती है, ठीक है ना। तो ये एक क्या करते हैं, एक नेचुरल बैरियर की तरह काम कर रहे होते हैं कि बाढ़ को अब आसानी से क्या मैदानी क्षेत्रों में क्या मतलब फैलने नहीं देंगे, ठीक है ना। तो इसको एक डायग्राम से समझते हैं। और पॉइंट वार दोस्तों मैंने आपको जैसा समझा दिया, अगला टॉपिक जो पॉइंट वार के बारे में डिस्कस कर रहा है वो यही है दोस्तों, ठीक है ना। ये देखिए, ये है दोस्तों, ठीक है। अब आप ये देखिए, ये फ्लड प्लेन्स है दोस्तों ये तो फ्लड प्लेन्स है, राइट। और जो ये दोस्तों ये लाइन बाय लाइन आपको ये दिख रही है ना, यही है दोस्तों नेचुरल लेवीज। ये दोनों तरफ बनी हुई है, नेचुरल लेवीज दोनों तरफ बनी हुई है दोस्तों, ठीक है ना। नेचुरल लेवीज है ये, ठीक है। नेचुरल लेवीज एक जो आपका क्या है, एम्बांकमेंट है, जो कि एक क्या है, तटबंध है प्राकृतिक, जो नदी के द्वारा बनाया गया है अपने बोल्डर और पीबल के माध्यम से। और पॉइंट बार दोस्तों, जो कि मैंने आपको मेंढर में अच्छे से समझाया कि ये क्या बनता है, इनर साइड में बनता है दोस्तों। इनर साइड में देखो, इनर साइड में, क्योंकि इनर साइड में नदी की स्पीड क्या होती है, कम होती है, तो अपने साथ बोल्डर पीबल्स को खूब अच्छे मात्रा में इधर की साइड क्या कर देती है, कलेक्ट करती चली जाती है दोस्तों, कलेक्ट करती चली जाती है। तो इससे क्या बनता है, पॉइंट बार क्रिएट होता है दोस्तों। तो दोस्तों कैसा लगा आज की क्लास आपको दोस्तों मुझे यकीन है दोस्तों आपको बहुत समझ में आया होगा कि कैसे करके इरोजनल और डिपोजिशनल एक्टिविटी से दोस्तों एक नदी अपने अलग अलग शेप हमें देखने के लिए मिले, है ना। इरोजनल एक्टिविटी से हमें वैली, गॉर्ज कैनियन हमें देखने के लिए मिला, ठीक है। प्लंज पूल मिला हमें, पोथल्स मिला हमें, ठीक है। वहीं हमें डिपोजिशनल एक्टिविटी से दोस्तों फ्लड प्लेन, नेचुरल लेवीज, पॉइंट वार्ड्स, है ना, ये सारी चीज़ें देखने के लिए मिली। और वहीं मैं बात करूं, मिएंडर जो है वो तो इरोजनल और डिपोजिशनल एक्टिविटी दोनों से ही मिलकर के बना हुआ है। तो दोस्तों आज की क्लास यहीं पर ही हम पूरी करेंगे। आई होप यू अंडरस्टैंड इट। थैंक यू सो मच दोस्तों, वेलकम।